हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं आज भैया? आज हम हमारा नेशनल इनकम जो पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम के 3 चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए, विच इज चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देन मैंने सेकंड चैप्टर जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे या बेसिक टर्म जो रिलेटेड थे, और फिर हमने करा जो हमारे एग्रीगेट्स का चैप्टर था वो भी कर लिया। ठीक है, आज जो कराऊंगा वो हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है और काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे। इसके काफ़ी वीडियोस होंगे, शायद 3 या 4 वीडियोस आ जाएं, पार्ट्स में मैं डाल दूंगा। ये पार्ट 1 रहेगा। इस पार्ट 1 में मैं वैल्यू एडेड मेथड जो है उसको डिस्कस करूंगा पूरा, और उसके ऊपर पूरे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वो सब कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखो, और जिनका भी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये वीडियो पूरा देखो और अपना वैल्यू एडेड मेथड एकदम स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट कर लो। 25/4/2024। हाँ, क्या पढ़ रहे? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए जी विदुर साहब, नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। नेशनल इनकम को लिखते हैं बच्चों NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली। तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर GDP-MP दिया हो, उसको NNP-MP बनाना है तो कैसे करना है, GDP-FC दिया हो तो उसको NDP-FC बनाना है तो कैसे करना है, ये सब सीख लिया ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है? क्या हुआ थी? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है? इसमें सब चीजें सीख ली, सब चीजें क्लियर है। अब आ जाएंगे मेजरमेंट पे। किस पे आएंगे? मेजरमेंट में। मेजरमेंट के टाइम हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स है रिजवान? 3 मेथड्स। पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, लिख लो। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसको कुछ लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है बच्चा, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड जो है हमारा वो क्या है बच्चा? इनकम मेथड। क्या है? इनकम मेथड। नाउ एज आई मेंशन ऑलरेडी, मैं कौन सा मेथड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि पहला मेथड। ये 2 मेथड्स हम बाकी आगे के लिए रख देंगे। तो बिफोर गोइंग टू दिस, एनीबडी, आई डिड नॉट आस्क यू अर्लियर, और ना ही मैंने आपको शायद बताया भी नहीं, या फिर बताया मैंने ऑलरेडी, आई डिड नॉट। मैंने किसी से ये पूछा भी नहीं कि नेशनल इनकम होती क्या है। शाबाश रिजवान साहब, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ लिया, आगे भी चल लिए। क्या होती है नेशनल इनकम? नॉर्मल रेजिडेंट्स एक कंट्री में जो अर्न करते हैं, वो अर्न करते हैं, वो नेशनल इनकम होती है। सबकी मतलब इनकम है। हाँ, मान ले हिंदुस्तान में अगर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, ये लोग जितना पैसा कमा रहे हैं नेशनल इनकम है। ये आपने कहीं पढ़ा या आपने कहीं से सुना? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI, बाहर की इनकम भी मिला लो तो क्या ये एक कंट्री की इनकम जो भी बाहर से कमा रहे हैं यहाँ पर, वो मिक्स से उनका नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम होती है, वही होती है। ठीक है, क्या होती है? किसी को पता है नेशनल इनकम क्या होती है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? मुनज़्ज़ा, क्या होती है भाई साहब नेशनल इनकम? और प्लस चलो मैं थोड़ा और तुम लोगों को क्यूरियस करता हूँ। ठीक है, बिफोर हेडिंग दिस, नेशनल इनकम, वाई डिनोट्स इनकम। ओके, वाई किसको डिनोट करता है? इनकम। नेशनल इनकम वर्सेस नेशनल वेल्थ, क्या ये दोनों सेम है? नो सर, क्या फर्क है? इनकम और वेल्थ कोई फर्क है? होगा सर, है फर्क। तो बताओ क्या फर्क? सर इनकम कंसिस्टेंटली होती है, वेल्थ कभी कभी होती है। नहीं वेल्थ तो हम फिक्स्ड बोलते हैं ना, कि किसी बंदे की वेल्थ है, नेशनल वेल्थ है एक कंट्री की। देखिए बच्चों, जब मैंने परसों भी जब पढ़ा रहा था, मैं आपको एग्रीगेट्स पढ़ा रहा था, तब भी मैंने बात यही करी थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। याद है? मैंने सेक्टर्स की बात की। फोन अपने साइलेंट कर लो सब। सारे सेक्टर्स की मैंने बात करी थी। अब सेक्टर्स की बात मेरा क्या है? प्राइमरी सेक्टर से कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट होता है, सेकेंडरी सेक्टर से कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होकर होती हैं, टर्शियरी सेक्टर से सर्विसेज दी जाती हैं। यही चीज है ना। अब इन सब से जितना प्रोडक्शन वैल्यू होगा, क्या होगा? जितना भी प्रोडक्शन वैल्यू होगा, क्या मैंने बोला? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, यानी कि इन टोटल एक कंट्री में जो प्रोडक्शन वैल्यू होगा, इन टोटल एक कंट्री में जो प्रोडक्शन वैल्यू होगा, वो हमारा क्या है बच्चे? नेशनल इनकम। क्या है? क्लियर हो गया बच्चा?
क्या हो गया वो, नेशनल इनकम। मेरी बात समझ आई? यानी कि एक कंट्री में जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है उसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी जब कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्या है बच्चा, वो हमारा नेशनल इनकम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे भाई साहब, क्या नाम है इनका, अफनान। अफनान जो है ये एक फार्मर है, ये आटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। आटा बनाते नहीं मतलब गेहूं उगाते हैं, फिर उसको आटा कन्वर्ट करते हैं, मिलर ही। ठीक, फिर मान लीजिए हमारे विदुर भाई साहब ये पकौड़े बनाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमारे जो क्या कहते हैं इरफान भाई साहब, इनका ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस चल रहा है, तो ये पकौड़े लोगों तक पहुंचाते हैं। तो तीनों को मैंने सेक्टर में बांट दिया ना, ही इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ही इज फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, ही इज फ्रॉम टेरिशरी सेक्टर। अब ये भी कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हैं जिसका इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रीगेट्स के टाइम पे मैंने बताया था कि हम कॉमन मेजरमेंट यूनिट लेंगे, मनी लेंगे। बात समझे? मैंने गाड़ी, फर्नीचर सब लिखा था, मैं कॉमन मेजरमेंट यूनिट लेंगे मनी। तो ये जो आटा बना रहे हैं इसका मेजरमेंट वैल्यू यानी कि पैसे में ले सकते हैं। वो जो पकौड़े बना रहे हैं उसका भी मेजरमेंट पैसे में ले सकते हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मेजरमेंट भी पैसे में ले सकते हैं। इस सारी वैल्यूज का जब मैं टोटल ले लूंगा, ये क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। दिस इज द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू का जब मैं लूंगा, वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा, वो क्या होगा, नेशनल इनकम। अफनान, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अब सर फिर नेशनल वेल्थ क्या है? नेशनल वेल्थ क्या है भाई? अगर हम कोई चीज बना रहे हैं यानी कि हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी है, तो हमारे लिए एसेट्स हैं, और दोज एसेट्स क्या हमारी कोई लाइबिलिटी? क्या हुआ अफनान? तो मुझसे पूछ लो ना बच्चे, ठीक है। फिलहाल यहां समझो, मेरे पास एसेट्स होंगे, राइट। क्या मेरी कोई लाइबिलिटीज होंगी? लाइबिलिटीज भी तो होंगी, यानी कि मेरा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज जो मैं करूंगा, टोटल प्रोडक्शन वैल्यू तो है मेरा नेशनल इनकम। जब मैं टोटल प्रोडक्शन वैल्यू का जो मेरे एसेट्स होंगे जो मैंने बनाए हैं और जो मेरी लाइबिलिटीज होंगी उनका जो डिफरेंस ले लूंगा, वो नेशनल वेल्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेशनल वेल्थ, जिसको आप नेटवर्थ भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नेटवर्थ भी बोलते हो। समझ आ गई बात? नेशंस वेल्थ मींस, नेशनल वेल्थ मींस व्हाट? ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री, राइट। एंड ये आपका नेशनल इनकम क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। यहां तक पूरा क्लियर है? अब बच्चों बात आ रही है जब प्रोडक्शन की ही, तो हम प्रोडक्शन मेथड को ही पकड़ रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड को ही पकड़ रहे हैं, विच इज योर वैल्यू एडिड मेथड। अब वैल्यू एडिड का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है हमने बात करी बच्चे। जब मैं बात करूंगा कि वैल्यू एडिड, क्या बात करूंगा? वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड मतलब किसी चीज में वैल्यू ऐड। शाबाश, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ये किसके बराबर होता है सर? ग्रॉस वैल्यू एडिड। जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो किसके बराबर है? वो बराबर है बच्चा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये टर्म्स है ना, तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो जाना कि सर ये क्या टर्म्स बोल रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये टर्म्स बैठ जाएंगी दिमाग में। पहले मैंने बोला ग्रॉस वैल्यू एडिड किसके बराबर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, बच्चों बाद में लिख लेना, पहले समझो, ठीक है बच्चा। मैंने क्या बोला? ग्रॉस वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? मान लो मैंने ये आटा बना रहा था ना गेहूं का, मान लो इसके पास जमीन है, उसमें गेहूं उगता है और ये उससे आटा बनवाता है, ठीक है। अब ये जो गेहूं है इसके पास, इसका कुछ वैल्यू होगा, राइट, उसका कुछ वैल्यू होगा ना। मान लो इसके पास गेहूं आया, नॉर्मल गेहूं है, ठीक, और इसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मान लो इसने रॉ मटेरियल वगैरह जो बीज है वो कुछ भी नहीं लगाया, नेचुरली उग गए, इसके पास गेहूं आ गया, ठीक है। तो क्या इसके पास रॉ मटेरियल का कोई कॉस्ट था? नो कॉस्ट एट ऑल, राइट। इसने जब उस गेहूं को बाहर बेचा, किसको बेचेगा? किसको बेचेगा? जो उसका आटा बनाएगा ना, जिसके पास मिल होगी, जिसके पास मिल होगी, उस गेहूं का आटा बनाएगा। समझ आ रही? वो ये बात समझ, आटा वाटा समझ आता है ना, खाते हो आटा वाटा? नहीं, ठीक है, वगैरह की बात। अभी जो आटा है ये मिलर इसको आटे में कन्वर्ट करेगा, ये आटा बनने वाला है, ठीक है। अब ये जो गेहूं था इसका वैल्यू मान लो, आटा जो बनने वाला है ये 400 रुपए का, कितना है? What was your cost of raw material? 0. What is the cost that you sold? गेहूं कितने में बेचा? 400. गेहूं आपने बेचा? अभी तो फार्मर के पास ही है ना, ये तो फार्मर वाला सीन है, ठीक है। अभी तो फार्मर वाला सीन है, ठीक है। अभी फार्मर के पास ही, फार्मर के पास गेहूं था, गेहूं उसने बेच दिया मिलर को, ठीक है। मिलर ने गेहूं खरीदा 400 रुपए में, सेल का वैल्यू 400, ठीक है, और उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं, करेक्ट है। अब इसने जब ये 400 रुपए बेचा किसको? मिलर को, तो मिलर का रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या हुआ? शाबाश, वेरी गुड, वो 400 रुपए का खरीदेगा ना। बात समझ आ रही है? ये लाइन, ये वाली लाइन चेक करो, ठीक है। दूसरी लाइन, तो मिलर का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 400। अब उसने उसको आटे में कन्वर्ट करके बेचा, क्या करा? आटे में कन्वर्ट करके किसको बेचा? बेकर को या किसी और इंसान को, ठीक है। मान लो उसने कितने में बेचा? बोलो कितने में बेचा? 800 में। लेट्स सपोज उसने 800 में बेचा, ठीक है। अब बच्चों व्हाट इज द वैल्यू एडिड? अब यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिड है, यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिड था 400, करेक्ट। यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या है? करेक्ट नो।
800 माइनस 400, तुझे समझ आ रही है बात? मेरी कमर के पीछे मत बैठा कर, आगे बैठा कर, बात समझ आ गई? अब ये 800 रुपए का आटा गया किसके पास? बेकर के पास। वो इसका केक बनाएगा, पेस्ट्री बनाएगा, व्हाटएवर, ये गया बेकर के पास। किसके पास गया बच्चा? बेकर के पास। अब इस बेकर का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? वेरी गुड, इसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 800। मान लो उसने केक बनाया, पेस्ट्री बनाया, कुछ भी, और वो बेची। क्या किया? वो बेची। कितने में बेची? लेट सपोज 1200 रुपए में बेची। तुम्हारा 4 का टेबल चल रहा है भाई, ठीक है? इसने 1200 रुपए में बेची। व्हाट इज द वैल्यू एडेड अगेन? 400। वेरी गुड, 400 इज द वैल्यू एडेड। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? हर एक जगह पे आपने वैल्यू एडेड ही निकाला। क्या निकाला? हर एक जगह पे वैल्यू एडेड। दिस इज ऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? यही चीजें सीखनी है इन प्रॉपर फॉर्म्स। अब देखो, मेरे को अगर तुम लोग बताओ कि यार टोटल वैल्यू एडेड कितना है, आपका जो वैल्यू एडेड है एक्चुअल में, जो आप बताओगे। हमने एक चीज बात करी थी जब मैं आपको एग्रीगेट्स के पहले जो बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा था, तब मैंने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ाया था, बताया था ना, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तब मैंने बताया था कि हम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम हमेशा फाइनल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? फाइनल वैल्यू लेते हैं। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? जब ये केक बन गया, टोटल वैल्यू क्या है? 1200। बात समझ आ रही है? टोटल वैल्यू इज 1200 ना? इज इट और इज इट नॉट? वो मैथ तो आ रहा है ना भाई। और यहाँ पे अगर इसका कैलकुलेशन करोगे, ये कितना हो गया? 2400। बात समझ आ रही है? व्हाट इज माई ग्रॉस वैल्यू एडेड? इसको माइनस भी करोगे तब भी क्या आ रहा है? 1200। बात समझ आ रही है? इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1200 रुपए ही आ रहा है। और अगर मैं फाइनल वैल्यू का देखूं, वो भी कितना है? 1200। इसीलिए मैं क्या बोल रहा था, मैं तब भी बोला कि हम क्या लेंगे? हम फाइनल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि फाइनल वैल्यू ही बराबर किसके होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड के, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1200। अगर मैं इनका वैल्यू लेता, क्या करता कि भाई पहले 400 का वैल्यू था, फिर 800 का वैल्यू था, फिर 1200 का वैल्यू था, टोटल वैल्यू कितना हुआ? तो क्या इस 400 में ये 800 में ये 400 है? हाँ सर। इस 1200 में ये 800 है? हाँ सर। इस 2400 में ये 1200 है? हाँ सर। तो यहां पे मैं डबल काउंट कर रहा हूं ना, फिर दैट इज टर्म्ड एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहां पे अगर मैं इसको ले लेता ना, उसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। भाई मतलब क्या कि मैं 2 बार गिनती कर रहा हूं। क्या करता हूं? 2 बार गिनती कर रहा हूं। किसकी? जो मेरी वैल्यूज है। देखो ये जो 800 रुपए ले रहा हूं, इसमें ये 400 इंक्लूडेड होगा। फिर जब ये 1200 रुपए ले रहा हूं, इसमें 800 रुपए इंक्लूडेड होगा। बात समझ आई? जब ये 2400 रुपए ले रहा हूं, तो इसमें 1200 भी इंक्लूडेड होगा। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम हटा सकते हैं, है ना? खत्म कर सकते हैं ना? कैसे हटा सकते हैं? या तो हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं अभी। वैल्यू एडेड मेथड क्या यूज किया? मैंने लिया जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो मेरा सेल वैल्यू है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया। मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आया? 1200। या तो वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो सर। क्या कर लो? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको मैं वैम बोलता हूं। क्या बोलता हूं? वैम। या तो वैम यूज करो, या तो सर क्या ले लो? फाइनल वैल्यू ले लो सर। क्या ले लो? फाइनल वैल्यू। जो चीज आपने लास्ट में बेची ना, उसका वैल्यू क्या है वो ले लो। या तो आप वैम यूज करो, या फिर आप जो चीज आपने बेची उसका वैल्यू ले लो। जो चीज मैंने बेची उसका वैल्यू कितना है? 1200। और मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कितना है? बात समझ आई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट है कि कॉन्सेप्ट में ये क्या है? ठीक है। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, कल जब विदुर के साथ में जा रहा था हॉस्पिटल, तो बोला सर स्कूल में बहुत तंग हो गए। रिजवान ने बोला, मैंने बोला क्या हुआ? बोला आप पढ़ा रहे जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, वहां जीवीए एमपी चल रहा है। क्या चल रहा है? जीवीए एमपी। अब मेरे को बता सकते हो जीवीए एमपी क्या है बच्चों? Now you can say no. GVAMP is what? It is gross value added. पहले तो gross value added. सर MP क्यों? इसका भी रीजन है, मार्केट प्राइस, क्योंकि ये बिक रहा है ना मार्केट प्राइस पे। हम फैक्टर कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, जितने पे बेच रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। रीजन समझ आ रहा है? Why am I taking MP? क्योंकि ये मार्केट में इतने प्राइस पे बिक रहा है, इसीलिए MP लिख रहा हूं, FC नहीं लिख रहा। ये समझ आ गया? जीवीएमपी। यही जीवीएमपी देखो, ये एक सेक्टर है ना, एक इकोनॉमी का, एक सेक्टर है ना इकोनॉमी का। इट विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जीडीपी एमपी है। कह सकता हूं? कह सकता हूं इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैन आई से इट? बात समझ आ गई? तो मैं जीवीएमपी बोलूं या जीडीपी एमपी बोलूं, ये एक ही बात है। यहां तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट है इसमें कहीं पे भी? ठीक है, रिजवान इसको क्लियर कर। हाँ पूछो। जीवीएमपी की जगह होगा एफसी लगाओगे। क्या लगाओगे? तो फर्क होगा किसका बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बच्चे, क्योंकि ये सेल वैल्यू है। क्या है? सेल वैल्यू, दैट इज मार्केट प्राइस। ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू लेता जो कि आपकी 800 रुपए थी या ऊपर वाली, दीज आर व्हाट? जो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है। बट सिंस आई एम टेकिंग व्हाट? द मार्केट वैल्यू, जितने पे वो बिक रहा है, सेल वैल्यू, इसीलिए मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ बच्चे? एमपी ले रहा हूँ। एनी मोर क्वेश्चन टू एनीबॉडी? ये नोट करना है किसी को? अब देखो, मैंने आपको बोला ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट
मार्केट प्राइस, GVAMP है ना, वैल्यू एडेड मेथड से, इट इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, इसका न्यूमेरिकल शॉर्ट आपके एग्जाम में है, तो मैं कह रहा हूं यहां दिमाग लगाओ थोड़ा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस क्या, सेल, करेक्ट ना, सेल। गोया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर खाली कैलकुलेट करना हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, सेल। ठीक है, क्या कंसीडर कर रहा हूं, सेल। अब इसमें सेल की बात जो है, यही बात कर लो, इसी केक को पकड़ लो, पेस्ट्री को पकड़ लो, जो निजाम बोल रहा था, क्या एक बेकर जब वो केक बनाते हो तो क्या सारे केक बिकते हैं? नहीं। कुछ केक रह भी जाते हैं, जो कि उसके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। यानी कि इस सेल में अगर आप प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई जितने से हमने शुरू करा और जितना रह गया उसका डिफरेंस। अगर एक पकौड़े वाले की रेडी से एग्जांपल ले लूं, एक पकौड़े वाला अगर सुबह 10,000 के पकौड़े तैयार करके रहता है कि भाई बेचने हैं, क्या वो पूरे 10,000 के पकौड़े बेचता है? नहीं, कुछ उसके पास रह भी जाते हैं, लेकिन बनाए तो है ना, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना कि नहीं है? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड कर देना है, डेल्टा स्टॉक। क्या जो बेकर है, निजाम की बेटी है, वो पापा को बोलते हो कि पापा हमारे लिए भी कुछ केक लाना? घर जाते होंगे, पकौड़े वाला जो पकौड़े बेच रहा है, क्या वो घर भी ले जाता होगा? बात समझ रहे? दैट मीन्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये चीज समझ आ गई बच्चों? समझ आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे निकलेगा। अब ये जो सेल है, अब ये जो बेकर है हमारे निजाम साहब, सिंस ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, अब ये सेल सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं करते, क्या ये बाहर भी बेच सकते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। यानी कि सेल की जगह कभी कभी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट भी लिखा हो सकता है। समझ आ रही बात? यानी कि मेरा टोटल अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मैं फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर आता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ, वो ये समझ आ रहा है विदुर? ठीक है, कोई खो तो नहीं गया कहीं पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, कि जो सामान बिक रहा है, ठीक है, बिक रहा कौन सा, एक तो सेल। अब अगर ये सेल, या तो ये डोमेस्टिक सेल भी हो सकती है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। सर सारा सामान तो नहीं बिकता, कुछ रह भी जाता है, लेकिन हमने बना तो दिया ना, प्रोडक्शन तो कर दिया, तो फिर प्रोडक्शन फॉर डेल्टा स्टॉक वो हम रख देंगे, और कुछ होगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो खुद के इस्तेमाल के लिए होगा, उसको भी हम ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर है बच्चा? पूरा क्लियर ना? व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन? सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल। मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या किया जाता होगा? परचेज, है ना बच्चा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल सिर्फ कंट्री से लिया जाता होगा? कभी कभी बाहर से भी आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बेकर हैं, ये चॉकलेट केक बना रहे हैं, और ये इनका कोई चोको या कोको पाउडर है जो इंडिया में नहीं मिल रहे, ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? इंपोर्ट। क्या कहलाएगा? प्लस इंपोर्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक सबको क्लियर है? कोई दुख तकलीफ पीड़ा किसी को? ठीक है, सारा नहीं क्लियर? ये फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद मेरे को कुछ प्रिकॉशंस बताने, जब हम ये करेंगे नए मेथड, तो इसको करते हुए कुछ प्रिकॉशंस है वो मैं बताऊंगा। ये लिख लो जल्दी से। अब देखो जो प्रिकॉशंस मैं बोल रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कंसिडर। पहला प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशंस। पहला प्रिकॉशन ये है, मैंने बोला प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई इंसान गुड्स की जगह सर्विसेज बेच रहा है, क्या कर रहा है? गुड्स की जगह सर्विसेज बेच रहा है, तो क्या हमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में सर्विसेज इंक्लूड करनी है? सर्विसेज मतलब देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, निजाम की शादी कर देते हैं और इनकी जो हाउस वाइफ है वो घर पे काम कर रही है। क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है? काम तो कर रही है, लेकिन आप उसका मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। समझ आ रही बात? लेकिन अगर इन्होंने कोई हेल्पर रखा है और वो काम कर रहा है, तो उसका मार्केट वैल्यू है, वो ले सकते हैं। समझ आ रही बात? यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में अगर गुड्स है, क्या है? गुड्स है, तो उनका मार्केट वैल्यू हमें पता है, वो हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर गुड्स होंगे, क्या होंगे? गुड्स होंगे, उनको इंक्लूड करना है। लेकिन अगर सर्विसेज होंगी, उनको नहीं कर सकते। सेल्फ कंजम्पशन वाली, आप घर पे किचन गार्डनिंग कर रहे हो, आप घर पे अपना वो देख रहे हो, गार्डन वार्डन ठीक कर रहे हो, आपकी वाइफ आपके घर पे खाना पका रही है, काम कर रही है, इसका मार्केट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना। मेरी बीवी 10,000 रुपए का काम करती है, 20,000 रुपए का काम करती है, मैं भाई अपने बाग में 50,000 रुपए की फूलों की एक देखभाल करता हूँ।
आप नहीं निकाल सकते ना ये वैल्यू, ठीक है। तो बच्चा सर्विसेज विच आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप उनको वैल्यू एडिड, उनका ये क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो सर्विसेज का वैल्यू नहीं लेना। ये क्लियर हो गया। सेकेंड चीज मैं क्या बोल रहा हूं, सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या मैंने बोला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लेना है बच्चे अफनान। सेल परचेज एंड सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड करना है वैल्यू एडेड मेथड में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर इसकी एक बार अगर होगी ऐड, वेरी गुड है ना। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स है अफनान, कोई गुड्स है बच्चा, वो बना के बेच दिया, वो बना के बेच दिया, तो क्या यहाँ सेल में इंक्लूड कर दिया? अरे जब बना के बेच दिया तो कर दिया ना एक बार। अब अगर मान लो ये खरीदा था यहाँ विदुर ने, और फिर विदुर बेच रहा है परिसा को, क्या दोबारा अब इंक्लूड करेंगे? अरे वो तो उस टाइम बन गया बेवकूफ हो गया कि दोबारा इंक्लूड करोगे, नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें कुछ कमीशन कमाया विदुर ने, कोई दलाल था बीच में, ब्रोकर, उसने कुछ पैसा कमाया, तो उसका ब्रोकरेज वोकरेज इंक्लूड करना है। यस वो करना है। समझ आई बात। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स तो नहीं करना है, लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज कोई कमीशन हुआ तो वो सब हमें क्या करना है बच्चा, इंक्लूड करना है। ये करें ना ऐड फिर सर इसमें। हाँ वो अलग से ऐड करेंगे, वो तो अलग से हम ऐड करेंगे, ये समझ आ गई बात। लेकिन सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हमें इंक्लूड नहीं करना है। बाकी चीज मैंने आपको बता दी। फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा था मैं, डेल्टा स्टॉक, ये हमें इंक्लूड करना है ना, जो स्टॉक बिका नहीं है उसको इंक्लूड करना ही करना है। एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्यूटेड कॉस्ट्स। इम्प्यूटेड कॉस्ट्स, आप में से किसी के पास अपना घर है? सबके पास है ऑलमोस्ट। अब अगर आपके पास अपना घर नहीं होता तो क्या होता, रेंट पे होता। तो रेंट पे जब रहते तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता, राइट, विच वॉज अ वैल्यू फॉर समवन, किसी के लिए वो रिकवरेबल था ना, कोई वो पैसा ले रहा था, तो हम उसको ऐड करते हैं ना यहाँ पे। लेकिन जिनके पास अपना घर है उसका कुछ इंप्यूटेड कॉस्ट है ना, यस इट इज, इंप्यूटेड कॉस्ट इज देयर, विच इज इंप्यूटेड रेंट। क्या है, इंप्यूटेड रेंट। अब अगर इसको नॉर्मल में समझाने की कोशिश करूँ, विच इज नॉट लीगल डेफिनेशन, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ। आप जब घर बनाते हैं या घर आपका बनता है तो आपका कॉस्ट एक ही बारे में सम अप आता है। यानी कि मान लिया आपने 1 करोड़ खर्चा, 2 करोड़ खर्चा, 3 करोड़ खर्चा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कॉस्ट खर्च हुआ। अब जब आप रह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब आप रेंट नहीं भर रहे हैं, कोई इंसान आपकी जगह पे दूसरा इंसान जो है उसने 1-2 करोड़ एक साथ नहीं खर्चा, लेकिन वो रेंट भर रहा है, उसके लिए वो कॉस्ट है। आपके लिए कौन सा कॉस्ट है, आपने एक ही बारी में खर्च करके अब आप सस्टेन कर रहे हैं, वो बात समझ आ रही। आपके लिए कौन सा कॉस्ट हो गया, इंप्यूटेड कॉस्ट। क्या हुआ, इंप्यूटेड कॉस्ट या इंप्यूटेड रेंट जिसको आप बोल सकते हो, तो वो भी हमें इंक्लूड करना है। एक ही बारी में नहीं देते, मैं समझाने के लिए बोल रहा था। जैसे आपका घर है ना, अगर तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारी जगह अफनान है, दो एक कंपैरिजन ले लो, निजाम अपने घर में रहता है, अफनान अपने घर में रहता है, ठीक है, अफनान रेंट पे रहता है। अफनान जो रेंट पे रहता है इसको कुछ ना कुछ कॉस्ट है, राइट। निजाम को आपके हिसाब से बाय, अगर आप नॉर्मली देखोगे बोलोगे कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैं एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बोलता हूँ इसका कॉस्ट है। क्या है, कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट। हैड ही नॉट ओइंग द हाउस, अगर इसके पास घर अपना नहीं होता तो इसको क्या देना पड़ता, रेंट देना पड़ता। अब वही चीज मैं कह रहा हूं, एक इंसान अफनान जो अगर 20 साल दे रहा है, रेंट दे रहा है, तो मान लो ये अमाउंट जाता है 1 करोड़ 2 करोड़, आपने वही क्या कर दिया, एक साथ ही खर्च कर दिया ना। मैं उसको फिर बाइफ्रिकेट कर रहा हूं टाइम वाइज, ठीक है, वैसे मैंने समझा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक मैंने बताया, वो सब इंक्लूड करना है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये प्रिकॉशंस याद रख लेना, इतने मेजर प्रिकॉशंस है वो सब याद रख लेना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, पूरा समझ में आ गया। चले न्यूमेरिकल्स पे, चलो जी। Calculate the value added by firm A and firm B. कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दो फर्म्स ने कितना वैल्यू ऐड किया वो कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्म ए, क्या लिखेंगे, फर्म ए, और इस तरफ क्या लिखेंगे, फर्म बी। ठीक है बच्चा, समझ आ गई बात। अब क्या क्या दिया आपके क्वेश्चन में, Domestic sales by firm A. कह रहा है डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, साथ साथ लिख लो। फर्म ए की डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 4,000. 4,000। उसके बाद Exports by firm A. एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए कितना बचा, 1,000. 1,000। नेक्स्ट Purchases by firm A. परचेजेस बाय फर्म ए कितना है, 200. 200। उसके बाद Sales by firm B. सेल्स बाय फर्म बी कितना है, 2,940. 2,000 940. 2,940। आगे Purchases by firm B. परचेज बाय फर्म बी कितना है, 1,300. 1,300। बस Yes. कर लोगे सब लोग, ठीक है।
हमने क्या करना है, फर्म ए का क्या लोगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड किसके बराबर है, GVAMP किसके बराबर है, GVAMP किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स, एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक, ये सब, राइट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेज। अब यहाँ इस क्वेश्चन में चेक करो फर्म ए के नाम से क्या क्या लिखा है, शाबाश। डोमेस्टिक सेल लिखी है और ये आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, और सेल एक्सपोर्ट भी होगा ना, प्लस हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें देखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का, तो पहले दिया डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए विच इज 4000, करेक्ट ना, तो मैं पहले 4000 ले लूंगा, समझ आ रही बात। उसके बाद बोल रहा है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, फर्म ए ने बाहर भी कुछ सामान भेजा है तो ये भी ऐड कर दूंगा प्लस 1000, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या बोल रहा है, परचेज बाय फर्म ए, फर्म ए ने 200 का परचेज किया तो उसको क्या कर दूंगा माइनस 200, समझ आ रही बात। तो ये कितना हो गया 5000 माइनस 200 विच इज 4800। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया फर्म ए का GVAMP। क्या हुआ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ GDPMP, GDPMP, समझ आ रही बात, ठीक है। अब फर्म बी पे जरा, फर्म बी का खुद करके दो मुझे जल्दी जल्दी, फर्म बी का जल्दी जल्दी, 2 सेकंड लगने चाहिए, फर्म बी का तो उतना मुश्किल है ही नहीं। सेल्स और परचेज, सेल्स है 2940 है ना, और 2940 से 1300 परचेज फॉर्म 1640, अच्छा परचेज के होता है, हो गया। अरे इजी है ना, सेल्स बाय फर्म बी कितना है 2940, परचेज 1300 का है, डिफरेंस निकाल लो बस, ठीक है। इसका GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स कितनी करिए 29 माइनस 1300, कितना आ गया 1640, ये मेरा हो गया GVAMP। समझ आ गई बात बच्चों, इज इट क्लियर। अब जिसको मैं पूछूं ना, मेरे को थोड़ा पिछला चेक करना है किस किस का दिमाग अभी भी रिफ्रेश्ड है ना, मेमोरी ग्राफ। चलो हमारा वैल्यू क्या है बच्चा, GDPMP। चलिए निजाम साहब, GDPMP को हमने बनाना है नेशनल इनकम, तो क्या करना है, जीडी इसको बनाना है नेशनल इनकम, हाँ जी। ग्रॉस से पहले नेट में जाना है, तो क्या करना है, उसके लिए हमें करना है माइनस क्या, डिप्रिसिएशन, शाबाश, फिर ये डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में, प्लस करना है NFI, शाबाश, फिर MP से FC जाना है, उसको माइनस करना है NIT। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ये सबको याद है ना जो निजाम ने बोला, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में फिर हमें यही चीज करनी है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू एडिड मेथड दिया है, फिर बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब कि हमें पहले GDPMP निकालना है, उसके बाद वो स्टेप्स करने हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, NFI ये हमने फिर ऐड करना है, और NIT माइनस करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। From the following data about a firm X for the year 2000 to 2001, calculate the net value added at market price during that year. व्हाट इज इट सेइंग, नेट वैल्यू, सुनो इसने क्या बोला, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू एडिड एट MP, मार्केट प्राइस। मतलब हमें GDPMP निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हाँ इसको GVA बनाना पड़ेगा, आंसर आएगा ना GVMP, तो कुछ करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट चेंज में, करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसको नेट बनाना है ना। वो याद आ रही है मेरी बातें जो मैं बोल रहा था, ठीक है। तो पहले बताओ, चलो बच्चे पहले पहले क्या क्या दिया है हमें, Sales, सबसे पहले दिया है सेल्स, वैल्यू वगैरह सब सेम, उसमें ये रहता है ना, सेम रहता है, फिर उसमें हाँ हाँ कोई डिफरेंस, मैं बताऊंगा अभी। सेल्स कितना 90, 90, फिर closing stock क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25, 25, फिर opening stock ओपनिंग स्टॉक 15, 15, फिर indirect taxes इनडायरेक्ट टैक्सेस 15, 15, depreciation डेप्रिसिएशन 10, 10, intermediate consumption कितना 40, 40, purchases of raw materials परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15, 15, rent रेंट 5. 5। चलिए जी, कौन करेगा, इरफान साहब, पाक इरफान साहब, जल्दी 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 बोलो। अरे जो चीजें मैंने पढ़ाई वो चीजें रखो, जो चीजें नहीं पढ़े उनको खिड़की से फेंक दो। मैंने कहीं रेंट की बात करी तो हमें लेना ही नहीं है, यहाँ रेंट हो, मेकअप एक्सपेंस हो, लिपस्टिक खरीदने का खर्च हो, हमें लेना ही नहीं है। जो मैंने बात बोली बस उतनी, सेल, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। फिर हमने माइनस करना है इंटरमीडिएट कंज्यूम विच इज परचेज एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब पहले मेरे को क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, करेक्ट, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स भी होता है। तो पहले ये सेल्स हो गया विच इज 90 पहले, करेक्ट। उसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक भी था ना, चेंज इन स्टॉक था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस 10। ये 10 कहां से है, समझ आया सबको? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 25 और 15 का डिफरेंस। ब्रैकेट में लिखूं कि ऐसे ठीक है रिजवान? ठीक है, ये 10 हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स सर आपने तो बात ही नहीं करी, और ना ही हमें यहाँ एफसी में जाना है तो उसको लेना ही नहीं है, समझ आ रही? एफसी करना ही नहीं ना, एमपी रखना है। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन, सर ये जी है, हमें नेट पे जाना है, हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन माइनस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मैं डेप लिख रहा हूँ, वैल्यू क्या है, सॉरी, या तो अभी डेप को ऐसे ही रखो, हाँ तुम्हें मैं आगे समझाऊंगा, उसको डेप को इसको इधर ही रखो, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, 40। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था, इंटरमीडिएट कंजप्शन बनता किससे था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंपोर्ट्स। अगर हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्टली दे दिया तो क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तो इसी में इंक्लूडेड होगा ना, समझ आ गई बात? तो यहाँ माइनस क्या कर दूंगा बच्चा, 40। यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया मेरा 60। 60 मेरा क्या है, GVAMP, लेकिन मुझे निकालना क्या था, तो व्हाट इज माय NVAMP इक्वल टू GVAMP, MP इज इक्वल टू, सॉरी NVAMP इज इक्वल टू GVAMP माइनस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो यहाँ पे 60 माइनस डेप कितना है, 10 है, कितना हो गया ये, 50। समझ आई बच्चे? ठीक है, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? From the following data, calculate value of output, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, intermediate consumption, IC कैलकुलेट करना है, net value added at factor. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सर तीनों ही चीजें निकालनी है, क्या बोला, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कैलकुलेट करना है, और एनवीएफसी डेप्रिसिएशन लेस करके। इतना क्लियर हो गया ना ऑलरेडी? चलिए जी, क्या क्या दिया है बच्चा क्वेश्चन में? Purchases of raw material from domestic market. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विच इज डोमेस्टिक परचेजेस, कितना है वो निजाम, कितना है, 400. 400। फिर Increase in the unsold stock. चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, 60. इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक विच इज 60। 60 60. नेक्स्ट, फिर है import of raw materials. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चा, 120. 120। उसके बाद Domestic sales. डोमेस्टिक सेल्स कितना है, 1200. 100, 1200. 1200। फिर Replacement of fixed capital. ये क्या होता है विदुर, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? Replacement of fixed capital. Replacement of fixed capital. डेप्रिसिएशन होता है ना, कितना है, 50. 50। फिर Power charges. बिजली के चार्जेस दूसरा लगाओ। कितना है, 20. 20। फिर Exports. एक्सपोर्ट्स कितना है, 200. 200। फिर Import of machinery. इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कितना है, 40. 40। उसके बाद Goods and services tax. GST कितना है, 10. 10। उसके बाद Subsidy. सब्सिडी कितना है, 30. 30। फिर Goods used for self-consumption. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक, कितना है, 10. 10। और बस हाँ बस. इतना ही है? ये सारी चीजें दी है, मेरे को एक एक करके जो बोलेगा उसी को पूछो। मेरे को बताओ भाई साहब, रिजवान साहब, वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें क्या क्या चीजें लेनी है, एक बार आराम से मेरे को बताओ, देख देख के। सेल्स लेनी है, इसने बोला कि सर पहले सेल्स लेंगे, शाबाश। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और इसमें लेनी है डेल्टा स्टॉक प्लस डेल्टा स्टॉक। और कुछ लेना है बच्चे? नहीं। तो मुझे यहाँ से वैल्यूज ढूंढ के बताओ कि क्या क्या पुट करना है, शाबाश। पहले बोले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या इसमें लेना है, नो सर। फिर बोल रहा है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, क्या इसमें लेना है? उसके बाद बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये लेना है? उसके बाद बोल रहा है डोमेस्टिक सेल्स, यस सर, पहला हो गया 1200। समझ आई बात? उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नहीं सर। उसके बाद बोल रहा है पावर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर एक्सपेंसेस, ये हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन में आता है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोर्ट, क्या ये लेना है, शाबाश। तो प्लस कितना करना है, 200। उसके बाद ये क्या है, आईपी क्या था, Import of machinery.
इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, क्या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इसमें लेना है आउटपुट के वैल्यू में? नो सर। जीएसटी पीएसटी नहीं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 10 रुपए, क्या ये लेना है? ये कितना है? 10 रुपए प्लस 10 रुपए, कितना हो गया? 1410। 1410। ये खुशी। दिस इज इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक सुने? चेंज इन स्टॉक, हाँ प्लस 60, हाँ हाँ हो गया 1470। शाबाश। हाँ हाँ तुम लोगों ने बोला, मेरे को लगा ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। मेरी हैंड राइटिंग प्यारी है ना ज़्यादा थोड़ी, ठीक है क्लियर हो गया? दिस इज चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक मींस चेंज इन स्टॉक, मैं पहले लिख ही रहा था ना डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू निकालेंगे। निकाल के दो मुझे जल्दी से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू, जल्दी जल्दी। बस कितना है परचेजेस? 400। शाबाश। फिर प्लस 100। कौन सा 100? ये वाला सर, कहाँ है? इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट और रॉ, ये वाला रॉ मटेरियल। 100 तो कहीं है ही नहीं। 120 हाँ 120 प्लस 120 फिर और मैंने बोला और क्या है? पावर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये 20 हमने ले लिया। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, क्या है? इंपोर्ट ऑफ मशीन, ये नहीं लेना है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। जो मशीनरी आप लोगे ना वो रॉ मटेरियल नहीं है। मशीनरी में वैल्यू क्या ऐड करोगे? मशीनरी में क्या वैल्यू ऐड करोगे? बात समझे? वो तो ऑलरेडी वैल्यू ऐड है ना, लेकिन अगर उसकी जगह कोई लूज पार्ट, स्पेयर टूल जिसको फिर हम वैल्यू ऐड करेंगे उसका लेना है हमें, समझे? यहाँ रॉ मटेरियल की बात चल रही है सिर्फ। ये कितना हो गया? 4140। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है यार, वो एमपी और एफसी के बीच में है ना। 540 सॉरी 5140। 4000 है, 400 क्या है? ठीक है यही है। 540 5100 लिखा है। और ये 400 400 ओके अब ठीक है, डांटो नहीं यार, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एनवीएफसी। पहले जीडीपी एमपी निकालने। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों निकाल लिया हमने, है ना। तो क्या करेंगे? 1470 माइनस 540 कितना हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला ना 1470, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 540, व्हाट इज द डिफरेंस? 930। 930। उसके बाद क्या निकालेंगे? एन डी पी एम पी। एनवीए एम पी बोले या एनडीपी एम पी बोले, एक ही बात है। इज इक्वल टू 930 माइनस डेप कितना है? माइनस 50 कितना हो गया बच्चे? 880 देखो क्या, ओह सॉरी एनवीएफसी निकालना है, आई फॉरगॉट। एफसी है, एफसी एमपी नहीं है, एफसी है। रुक जा हम लाएंगे, सब लाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है। अब ऊपर से चेक कर लो पहले इसको, जीडीपी एमपी को। जीडीपी एमपी हमें यहाँ निकला ना, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनडीपी एफसी। क्या निकालना है? एनडीपी एफसी। तो वैल्यू कितना है आपका? वैल्यू 1470। 1470। 1417 में से 14 मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. 1470 माइनस, ठीक है कितना था फिर? 540 540 फिर माइनस कितना है वो? 50 फिर माइनस माइनस करना है। एनआईटी कितना है? जीएसटी माइनस सब्सिडी है ना, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, समझ आ रही बात? एनआईटी होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हो गया, ये कितना आया था? ये आया था 930। 930 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 20, करेक्ट। उसके बाद ये कितना हो गया? 880 प्लस 20, करेक्ट। कितना हो गया? 900। यही है बच्चे, आए बराबर, ठीक है। गलत नहीं कर रहे हैं भाई, बस वो देखा था ऊपर, समझ आया पूरा अच्छे से।